साल 2025 का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण 7 सितंबर की रात को लगने जा रहा है। ये चंद्र ग्रहण भारत समेत दुनिया के कई देशों में साफ तौर पर देखा जा सकेगा। ये एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा जो करीब 3 घंटे 30 मिनट तक रहेगा। 2022 के बाद ये सबसे लंबा खग्रास होने वाला है। खग्रास मतलब पूर्ण ग्रहण। खग्रास और खंडग्रास दो तरह के ग्रहण होते हैं। खंडग्रास में कुछ ही हिस्से पर ग्रहण लगता है। चूंकि ये चंद्र ग्रहण पूर्ण ग्रहण है इसलिए लालिमा के साथ होगा और इसीलिए इसे ब्लड मून भी कहते हैं। ये चंद्र ग्रहण ज्योतिषीय रूप से और खास है क्योंकि ये पितृपक्ष शुरू होने से ठीक पहले लग रहा है। आज के वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे कि ये चंद्र ग्रहण कब से कब लगेगा, कब से इसका सूतक शुरू होगा और इस चंद्र ग्रहण में क्या खास है, ये किन राशियों के लिए शुभ है और किन राशियों के लिए अशुभ, और इस ग्रहण के दौरान क्या करें और क्या भूल कर भी ना करें। तो सबसे पहले जान लीजिए कि ये ग्रहण क्यों लगता है। तो ये एक रोचक खगोलीय घटना होती है जिसमें सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाता जिससे चंद्र ग्रहण की स्थिति बनती है। भारत में इसका धार्मिक और ज्योतिषीय रूप से काफी महत्व होता है। अब जानिए कि कब से कब ये ग्रहण लगने वाला है। तो चंद्र ग्रहण की शुरुआत रात 9:57 पर होगी। रात 11:42 पर ग्रहण का मध्य होगा और रात 1:26 पर ग्रहण का मोक्ष यानी ग्रहण खत्म होगा। चंद्र ग्रहण का सूतक काल ग्रहण शुरू होने से लगभग 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है, इसलिए इस हिसाब से दोपहर 12:57 से सूतक शुरू हो जाएगा। सूतक काल शुरू होते ही सभी मंदिरों के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। धार्मिक अनुष्ठान या शुभ कार्य रोक दिए जाते हैं। इस दौरान खाने पीने की चीजों में तुलसी के पत्ते, कुश या दूब डालना शुभ माना जाता है और मानते हैं कि इनसे चीजें अशुद्ध नहीं होती हैं। तो अब ग्रहण काल के दौरान क्या करें और क्या ना करें। तो ग्रहण के दौरान भगवान की मूर्तियों को स्पर्श नहीं किया जाता है। सभी मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इस दौरान खाना पीना वर्जित होता है। इस समय पूजा पाठ और बाकी के कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते। लेकिन ग्रहण काल मंत्र जाप के लिए अच्छा अवसर होता है। इस दौरान अपने इष्ट देव का मंत्र जाप या स्मरण करने पर उसका विशेष और कई गुना फल मिलता है, ऐसा शास्त्रों का कहना है। ग्रहण के दौरान जिन कार्यों का निषेध बताया गया है उनसे 3 लोगों को छूट होती है: बालक, वृद्ध और बीमार। ये लोग अपने जरूरी काम कर सकते हैं। ग्रहण खत्म होने के बाद घर और मंदिर की साफ सफाई की जाती है। गंगा जल का छिड़काव कर वातावरण को शुद्ध किया जाता है और दान, पुण्य और धार्मिक काम किए जाते हैं। दान का काम ग्रहण काल के दौरान भी करना अच्छा माना जाता है। अब समझिए कि किन राशियों के लिए ये ग्रहण शुभ है और किन राशियों के लिए अशुभ। इस राशि प्रभाव को आप अपनी चंद्र राशि के हिसाब से ही समझें। मेष राशि, ये ग्रहण आपके एकादश भाव यानी लाभ भाव में हो रहा है। आपको नए मौके मिलेंगे। आपकी सही लोगों से मुलाकात हो सकती है, यानी कुल मिलाकर कहें तो आपके लिए ये ग्रहण शुभ है। दूसरी राशि है वृषभ राशि। ये गोचर आपके 10वें भाव में हो रहा है। कार्य क्षेत्र में और प्रतिष्ठा में उछाल आएगा, लेकिन आप आलोचना के शिकार हो सकते हैं। अपने से बड़े अधिकारियों से बात बहस होने की संभावना है, इसलिए इन कामों में सोच समझकर ही कोई निर्णय लें। मिथुन राशि, पढ़ाई, परीक्षा और विदेश से जुड़े मामलों के लिए ये ग्रहण अच्छा है, लेकिन अधूरी जानकारी आपको परेशानी में डालेगी। इसलिए कोई भी काम करें तो आप पूरी रिसर्च करके ही करें। चौथी राशि है कर्क राशि। तो कर्क राशि वालों के लिए ये गोचर 8वें भाव में होगा। आप किसी परेशानी में फंस सकते हैं, इसलिए अनावश्यक रिस्क न लें। 8वां भाव गोपनीयता का भी भाव होता है, इसलिए अपनी किसी योजना की चर्चा दूसरों से ना करें, नहीं तो काम बिगड़ सकता है। कुल मिलाकर ये गोचर आपके लिए थोड़ा अच्छा नहीं है। 5वीं राशि है सिंह राशि। ये गोचर आपके 7वें में होगा। साझेदारी और रिश्तों पर इसका नेगेटिव असर हो सकता है। अपने लोगों से मतभेद हो सकता है। कन्या राशि, कन्या के लिए ये गोचर 6ठे भाव में है, अच्छा है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो सफलता मिलेगी। बाकी की कन्या राशि वाले किसी से झूठा वादा ना करें, केवल एक चीज का ध्यान रखें, नहीं तो आप फंस सकते हैं। बाकी आपके लिए ये ग्रहण फायदेमंद है। तुला राशि, आपके 5वें में ये गोचर हो रहा है। आपकी क्रिएटिविटी पर असर पड़ेगा और ये बढ़ेगी, इसमें निखार आएगा। जो भी काम करिए अधूरा न छोड़िए, बस केवल इसी एक बात का ध्यान रखिए। 8वीं राशि है वृश्चिक राशि। आपके 4th भाव में ये ग्रहण हुआ। 4था भाव मतलब भूमि, भवन, वाहन और सुख भाव। घर परिवार में कलह हो सकती है। संपत्ति के मामलों में सावधानी बरतें और माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उन पर इसका नेगेटिव असर हो सकता है। धनु राशि, धनु के लिए ये ग्रहण बहुत अच्छा है। 3रे भाव में गोचर हो रहा है, इसलिए यहाँ से चंद्रमा की दृष्टि आपके 9वें भाव पर होगी। 9वां भाव मतलब भाग्य भाव।
इस गोचर के प्रभाव को आप ऐसे समझें कि भाई बंधु का आपको सहयोग मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, आपके काम बनेंगे। तो ये गोचर आपके लिए अच्छा है। मकर राशि, मकर के लिए ये ग्रहण धन भाव में होगा, यानी दूसरे भाव में होगा। कोई पैसा फंसा हुआ है तो वो मिल सकता है। वाणी पर कंट्रोल रखें, केवल इसी से आपका काम बिगड़ सकता है। बाकी फिजूल खर्ची से बचें। कुंभ के लिए ये ग्रहण आपकी ही राशि में हो रहा है, तो आपके लिए ये अच्छा नहीं है। आपके लिए ये मानसिक तौर पर ज्यादा कष्ट देने वाला हो सकता है। आप इस ग्रहण को देखने से बचें। इस गोचर की वजह से आपकी प्रतिष्ठा प्रभावित हो सकती है, तो इन सब मामलों में आप थोड़ा सावधान रहें। जो भी करें सोच समझकर ही करें। मीन राशि के लिए इस ग्रहण से आपका खर्च बढ़ेगा। धन और ऊर्जा का व्यय कराने वाला ये गोचर आपके लिए है। कानूनी और कागजी मामलों में आप लापरवाही से काम न करें। यही 2-3 मामले हैं जिन पर आपको सावधान रहने की जरूरत है। तो ये था सभी 12 राशियों के लिए इस चंद्र ग्रहण का ज्योतिषीय प्रभाव। ध्यान रहे कि ग्रहण का प्रभाव 1 सप्ताह तक रहता है, तो जो भी मैंने आपको बताया है उसका 1 सप्ताह तक खास ध्यान रखें। इस बार का चंद्र ग्रहण शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्रों के संधि काल में होगा। उस समय चंद्रमा कुंभ राशि पर रहेंगे, इसलिए गहराई, धैर्य, संयम ये वो कीवर्ड्स हैं जो इस ग्रहण की ज्योतिषीय असर में सबसे ज्यादा कारगर होंगे। यही आपके नेगेटिव असर को खत्म करेंगे। ग्रहण के दौरान गायत्री मंत्र का जाप सबसे अच्छा उपाय रहता है। तो ये था इस चंद्र ग्रहण से संबंधित पूरी जानकारी। ये जानकारी आपको कैसी लगी है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं, जिससे उनको भी अपनी राशियों से जुड़ी जानकारी मिल जाए। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहें NDTV इंडिया से। नमस्कार।